तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 9th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 9th का जो आपका हिंदी का सब्जेक्ट है, इसका जो कल आपका फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि 21 फरवरी। जी हाँ बच्चों, 21 फरवरी 2026 को जो कल आपका मॉर्निंग शिफ्ट का फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों का। और उसके बाद यहाँ पर 23 फरवरी को होगा इवनिंग शिफ्ट के बच्चों का एग्ज़ाम, ठीक है? तो चाहे आप मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे हो या इवनिंग शिफ्ट के बच्चे हो, दोनों ही शिफ्ट के बच्चों के लिए मैं लेकर के आ गया हूँ क्लास 9th का हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम के, ठीक है? और इस वीडियो में ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूँ आपकी दोनों बुक से, क्षितिज और कृतिका, ठीक है? क्षितिज भाग 1 करके जो बुक है और कृतिका भाग 1 करके जो बुक है, इसमें से ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस करवाऊँगा जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। पिछले 10 साल का पेपर उठा कर के देख लीजिए हिंदी का, यही क्वेश्चंस बार-बार रिपीट होकर के आ रखे हैं, ठीक है? और ये हमारा पार्ट 1 का वीडियो है, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, ये पार्ट 1 का वीडियो है। अगर आपने इस वीडियो पर यहाँ पर कम से कम 200 कमेंट कर दिया, 200 से ज़्यादा कि सर पार्ट 2 का वीडियो लेकर के आइए, तो मैं आपको और भी क्वेश्चंस बताने वाला हूँ दोनों बुक के अंदर से, ठीक है? अगर आप पार्ट 2 कमेंट कर देते हैं हार्ट वाला इमोजी के साथ और 200 से ज़्यादा कमेंट आ जाता है, एक बच्चा 10-10, 15-15 कमेंट भी कर सकता है, तो डेफ़िनेटली मैं आपके लिए पार्ट 2 का वीडियो लेकर के आऊँगा और उसमें और क्वेश्चंस बताऊँगा। ये वीडियो हमारा लगभग 22-23 मिनट का रहेगा, जिसमें जितने क्वेश्चंस मैं आपसे कवर कर पाऊँगा आप सभी बच्चों के साथ वो कवर करूँगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हाँ, 1000 लाइक का टारगेट है, 1000 लाइक्स कंप्लीट करवा दीजिएगा इस वीडियो पर। और बाकी कोई भी डाउट रहता है आपका जो डायरेक्टली आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जय झा 07 करके, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी डाउट रहता है जो डायरेक्टली पूछना चाहते हैं तो यहाँ पर पूछ सकते हैं। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। बैलों की कथा, यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन निकलता है कि लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ठीक है? यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो इसका दृष्टिकोण ये था प्रेमचंद जी का कि लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा का यह कथन प्रेमचंद के स्त्री के प्रति दृष्टिकोण को स्पष्ट करता था कि प्रेमचंद अपने साहित्य के माध्यम से हमेशा समाज में स्त्रियों के उत्पीड़न और उनके अधिकारों की कमी को उजागर कर रहे थे, ठीक है? कि समाज में किस प्रकार से स्त्रियों को कम अधिकार दिए जाते हैं, उनको दबा करके रखा जाता है, तो वो इस चीज को यहाँ पर उजागर कर रहे थे बच्चों। क्लियर है? आगे देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है बच्चों कि इस कथन में हीरा यह दिखाता है कि समाज में पुरुषों को अपनी इच्छाओं और स्वतंत्रताओं का पालन करने की पूरी आज़ादी होती है, लेकिन महिलाओं को अपनी भावनाओं और इच्छाओं को व्यक्त करने का अधिकार नहीं दिया जाता। महिलाओं को दबा दिया जाता है, उनको बोला जाता है नहीं तुमको यहाँ पर आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, ठीक है? यहाँ पर पुरुषों को आगे होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है? आगे देखिए बताया गया है कि प्रेमचंद इस कथन के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि स्त्री भी एक इंसान है। स्त्री क्या है बच्चों? एक इंसान ही तो है कि नहीं? चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों के दोनों इंसान ही है, ठीक है? प्रेमचंद जी भी यही कहते हैं और उसे भी सम्मान, अधिकार और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उन्हें भी सम्मान मिलना चाहिए, अधिकार मिलने चाहिए और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उनका मानना था कि समाज में स्त्रियों को समान अधिकार मिलना चाहिए ताकि वे भी अपनी पहचान बना सके और समाज में अपनी भूमिका निभा सके। तो अगर आपसे एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, या भूल जाते हो, तो ये जो कथन है ये इस संदर्भ में कहा जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्त्रियों के संदर्भ में। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं और ध्यान रखिएगा यहाँ पर प्रेमचंद जी ने ये सारी चीजों को दिखाया है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन कि हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ित भी यहाँ पर उनको प्रताड़न भी सहा उन्होंने। और हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में हीरा और मोती दोनों शोषण के खिलाफ आवाज उठाते हैं, लेकिन इसके बदले उन्हें प्रताड़न सहना पड़ा, ठीक है? यहाँ पर जो आपका प्रेमचंद के फटे जूते पाठ है उसमें हीरा और मोती दोनों ने जो शोषण हो रहा था, ठीक है, उसके खिलाफ आवाज तो वो उठाते हैं, लेकिन उसके बदले उन्हें प्रताड़न सहना पड़ता है, कष्ट सहना पड़ता है। हीरा जो कि एक मजदूर है, ठीक है, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करता है, लेकिन उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। वह समाज में व्याप्त अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, लेकिन उसे शोषक वर्ग और जो सो कि
और मानसिक और शारीरिक प्रताड़न मिलती है। मोती भी उसकी स्थिति का सामना करता है जब वह अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करता है। ठीक है, हीरा और मोती यह प्रतिक्रिया यह दर्शाता है कि जब भी किसी शोषित वर्ग द्वारा शोषण के खिलाफ आवाज उठाई जाती है तो उन्हें प्रताड़न का सामना करना पड़ता है। यानी एक ऐसा वर्ग, एक ऐसी कम्युनिटी जो यहाँ पर शोषित हो रही है, जिनको परेशान किया जा रहा है, और वो अगर आवाज उठाते हैं तो जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यह समाज में असमानता और अन्याय की गहरी जड़ को दर्शाता है और उनके संघर्षों से यह स्पष्ट होता है कि शोषण और असमानता को समाप्त करने के लिए केवल आवाज उठाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके लिए समाज के भीतर गहरे बदलाव की आवश्यकता है। तर्क के रूप में यह कहा जा सकता है कि शोषण के खिलाफ आवाज उठाना साहसिक कदम है, लेकिन समाज में व्याप्त असमानताओं के शोषण से निपटने के लिए इसे प्रणालीगत बदलाव की आवश्यकता है ताकि शोषित वर्ग को समान अधिकार और सम्मान मिल सके। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है बच्चों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आ गए हैं अपने अगले पाठ लहासा की ओर में। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या है इस चैप्टर से, कि प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उसे समय का जो तिब्बत है उस समाज में वो कैसा था। ठीक है, वो जो तिब्बत समाज था उस टाइम का वो कैसा था। तो लहासा की और यात्रा वृत्तांत के आधार पर उस समय का तिब्बती समाज अत्यधिक संवेदनशील और पारंपरिक था। उस टाइम का जो तिब्बत का समाज था, तिब्बत की सोसाइटी थी, वो बहुत ज्यादा क्या थी बच्चों, यहाँ पर संवेदनशील थी। ठीक है, और पारंपरिक थी, ये आप लिखेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं कहूंगा बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन की, कि इस लहासा की ओर जो आपका इसमें यात्रा वृत्तांत है इसके आधार पर तिब्बती समाज उस टाइम पे कैसा था, तो संवेदनशील और पारंपरिक था। ठीक है, लेखक ने वहां के समाज में धार्मिक महत्व को जो कि महत्वपूर्ण रूप से दर्शाया है। तिब्बत में लोग अपने धार्मिक विश्वास के प्रति बहुत ही निष्ठावान थे। वहां के जो लोग थे वो धार्मिक विश्वास को लेकर ना बहुत ज्यादा यहाँ पर सेंसिटिव थे। ठीक है बच्चों, आगे देखिए बताया गया है कि और बौद्ध धर्म का प्रभाव समाज पर गहरा था। तिब्बत में आप देखेंगे तो ज्यादातर बौद्ध धर्म का ही आपको प्रभाव देखने को मिलेगा बच्चों, और यही चीजें यहाँ पर मेंशन भी की गई हैं बहुत अच्छी तरीके से। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे देखिए बताया गया है, समाज में लोग मुख्य रूप से मठों और मठाधीशों के प्रभाव में रहते थे और उनका जीवन साधारण और धार्मिक कर्तव्यों में जो सो कि रमता था। ये हमें तिब्बती समाज के बारे में बताई गई है बातें। और तिब्बत का सामाजिक ढांचा उस समय जो सो कि कठोर था, उस समय कठोर था, किंतु जहाँ साधारण लोगों का जीवन बहुत ही कठिन था और शासक की तरफ से कई बार अत्याचार और समानताओं का सामना भी करना पड़ता था। तो उस टाइम पे जो तिब्बत की सोसाइटी थी, समाज था, उसका अगर हम ढांचे की बात करें, यानी समाज किस तरह से था, उसका स्ट्रक्चर की बात करें, तो बहुत कठोर था बच्चों। लेकिन साधारण लोगों को जो है वहां पर जो बड़े बड़े शासक वगैरह हुआ करते थे उनके अत्याचारों का सामना करना पड़ता था। हालांकि यह समाज अपनी धार्मिक और संस्कृति के प्रति गहरी श्रद्धा रखता था और मठों में शिक्षा और दर्शन का महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक है, तो इस तरह से ये बताया गया है। और समाज में व्याप्त जैसे कि सामंती व्यवस्था और यहाँ पर बोला गया धार्मिक कदाचार की स्थिति के बावजूद वहाँ का जीवन एक तरह से धार्मिक अनुशासन और संस्कार से बंधा हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे कि लहासा की ओर जो आपका पाठ है इसके अंदर जो यात्रा वृत्तांत है इसके आधार पर तिब्बत के समाज के बारे में ये सारा चीज वर्णन हमें देखने को मिलता है बच्चों। क्लियर है, समझ में आ रहा है बच्चों? ऑलमोस्ट यहाँ पर 54 बच्चे वॉचिंग पर है और लाइक की संख्या है केवल और केवल 30, तो इसको बढ़ाइए। 1000 लाइक्स का हमारा टारगेट है बच्चों। अब ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ 1000 लाइक्स का टारगेट है। मुझे पक्का भरोसा है कि आप सभी करवा देंगे, तो ठोको लाइक। जितना ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर लाइक्स आप करवा सकते हैं उतना ज्यादा से ज्यादा लाइक्स करवाइए बच्चों। क्लियर है? चलिए परफेक्ट। ओके, आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि तिब्बत का सौंदर्य अनुपम है, स्पष्ट कीजिए। सौंदर्य यानी सुंदरता की बात कर रहा है। तो देखिए तिब्बत की बात करें अगर हम लोग, तो लहासा की और पाठ में तिब्बत का सौंदर्य इसका अत्यधिक वर्णन यहाँ पर किया गया है। सौंदर्य का मतलब सुंदरता का वर्णन किया गया है। लेखक ने तिब्बत की प्राकृतिक सुंदरता को अनुपम और अनोखा बताया है। ठीक है, यानी कि एक नयापन और एक यूनिकनेस हमें देखने को मिलती है तिब्बत की सुंदरता को लेकर के। ठीक है,
सर ये टर्म 1 टर्म 2 का बिल्कुल बिल्कुल दोनों टर्म का है बच्चों। अभी देखिए लाइन वाइज मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ ये आपके फाइनल एग्जाम के लिए होने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो बड़े ध्यान से यहाँ पर देखते हुए चलिए। तो इस तरह से तिब्बत के बारे में बताया गया है, आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं बच्चों। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा उपभोक्तावाद की संस्कृति, ठीक है। इससे रिलेटेड भी मैंने कई सारे क्वेश्चंस आपको सैंपल पेपर में करवा रखे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बन गया हमारा कि आज की उपभोक्तावाद की संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। तो आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे कि आज की उपभोक्तावाद की संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को कई तरह से प्रभावित कर रही है। उपभोक्तावाद मतलब कि एकदम खाने वाली संस्कृति, हर चीज को हड़पना चाहती है, लेना चाहती है। तो ऐसी जो संस्कृति है ये हमारे कह लीजिए दैनिक जीवन को कई तरह से यहाँ पर प्रभावित कर रही है, इफेक्ट कर रही है बच्चों, जो कि आप लिख सकते हैं किस किस तरह से कर रही है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि इस संस्कृति में सामान की अधिकता और सतही खुशियों की ओर प्रवृत्त किया जाता है। लोग हर समय नई चीजों की तलाश में रहते हैं, जिससे पैसे की बर्बादी और संवेदनहीनता बढ़ती रहती है, ठीक है। उपभोक्तावाद की संस्कृति के अंदर क्या होता है, हर समय लोग जो है वहां पर नए नए सामान की तलाश में रहते हैं। खासकर लड़कियों को मैं देखता हूँ आजकल कि हर समय नए नए शॉपिंग वगैरह करती रहेंगी। तो देखिए ये उपभोक्तावादी संस्कृति के अंदर ही आ जाता है। आगे देखिए, उपभोक्तावाद ने हमें भौतिक सुख सुविधाओं की ओर मोड़ दिया है, जिससे आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक संतोष की कमी हो गई। आजकल लोग मेंटल पीस को और स्पिरिचुअलिटी को, ठीक है, भगवान में मानने, इस तरह की चीजों को ज्यादा ध्यान नहीं देते। आजकल ना लोग समान सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाएं जो है उनको ज्यादा ध्यान देते हैं कि हाँ ये चीज मेरे पास होना चाहिए, ये बाइक होनी चाहिए, ये गाड़ी होनी चाहिए, ये बंगला होना चाहिए, इस तरह से। तो ये उपभोक्तावादी संस्कृति के बारे में बताया गया है। अगला, इसके परिणाम स्वरूप मानव रिश्तों में भी गिरावटें आ रही हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे के बजाय वस्तुओं और ब्रांड्स में अधिक रुचि लेने लगे हैं, ठीक है। आजकल लोग एक दूसरे के में रुचि नहीं लेते हैं, ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट उतना अच्छा नहीं हो रहा है। आजकल लोग जो है ब्रांड्स में ज्यादा बिलीव रख रहे हैं। जैसे एक आईफोन, एक एग्जांपल ले लीजिए, है कि नहीं, लोग आईफोन लेना ज्यादा पसंद करते हैं। ओके, अगर देखा जाए तो ये भी तो कहीं ना कहीं उपभोक्तावादी संस्कृति का एग्जाम्पल है। इसके अलावा उपभोक्तावाद ने प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग और पर्यावरण संकट को भी बढ़ा दिया है, ठीक है। समाज में लक्ष्य और सफलता के बारे में गलत धारणाएं भी उत्पन्न हो रही है कि हाँ भैया लक्ष्य यही है कि हमें अब बड़ा मतलब आगे हो करके ये एक बाइक खरीद लेना है, एक गाड़ी, एक कार खरीद लेना है, तो यही हमारा लक्ष्य है। ये लक्ष्य नहीं होता है। अल्टीमेट लक्ष्य क्या होता है, पीस होता है, मेंटल पीस बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, शांति। क्योंकि लोग सिर्फ भौतिक वस्तुओं के माध्यम से अपनी पहचान और सफलता को मापने लगे हैं। इस प्रकार उपभोक्तावाद की संस्कृति आध्यात्मिक, सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टि से हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। क्लियर है, चलिए परफेक्ट। लगभग 40 बच्चे वॉचिंग पर है एंड 43 लाइक्स यहाँ पर हो चुके हैं। सर योर वॉइस वाज बफरिंग, मेरी आवाज बफर कर रही है, क्या बात कर रहे हो, मेरी आवाज कैसे बफर कर सकती है। हो सकता है आपके इंटरनेट की कनेक्टिविटी थोड़ी स्लो हो, जहां तक है, क्योंकि मेरी आवाज यहां से मैं देख पा रहा हूँ परफेक्ट आ रही है। फिर भी मैं आपके कहने पर एक बार अपने एंड से एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या ये सही में आ रहा है, ठीक है, आवाज में कोई इशू या आपके ही एंड से कोई प्रॉब्लम है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं, तो मैंने चेक कर लिया बच्चों, ऑडियो वगैरह बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। आप अपने इंटरनेट की जांच कीजिए, आपके इंटरनेट में समस्याएं हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि गांधी जी उपभोक्तावाद की संस्कृति के प्रति क्या विचार रखते थे, किस संस्कृति को श्रेयस्कर मानते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, गांधी जी उपभोक्तावाद की संस्कृति के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखते थे, ठीक है, कि भैया वो हमेशा उपभोक्तावाद की संस्कृति की आलोचना करते थे, ठीक है। और उनका मानना था कि उपभोक्तावाद ने मनुष्य को जैसे कि सामग्रीवाद और भौतिक सुख सुविधाओं की प्रवृत्ति बना दिया है, ठीक है, या प्रवृत्त किया है कि भैया लोग अपने यहाँ पर चीजों को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करें, उसी चीज में यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं कि हाँ मेरे को ये भी चीज चाहिए, मेरे को वो भी चीज चाहिए, ऐसे वैसे ये सारी चीजें, है कि नहीं। तो ये आप लिख सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि उसे मानसिक शांति और संतुष्टि से दूर कर देता है। ये उपभोक्तावाद क्या करता है कि लोगों को जो मेंटल पीस होता है, ठीक है, और जो ओवरऑल यहाँ पर शांति मिलनी चाहिए, उससे कहीं ना कहीं उपभोक्तावाद हमें दूर कर देता है बच्चों, कोसों दूर हमें ये फेंक देता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों। आगे देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि
वे मानते थे कि इस संस्कृति ने मूल्यों की हानि की और व्यक्ति को केवल भौतिक वस्तुओं के पीछे दौड़ने वाला बना दिया है, जिससे आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों की अवहेलना हुई है। ठीक है, तो वो ऐसी चीजें जो भौतिक चीजें उन्हीं की ओर इंसान दौड़ रहा है, ठीक है, जिससे कि उसका आध्यात्मिक जो हो गया, नैतिक मूल्य हो गया, उसकी कहीं ना कहीं अवहेलना हुई है। और गांधी जी स्वदेशी संस्कृति और सादा जीवन को श्रेयस्कर मानते थे। वो बोलते थे कि भैया हमारे देश का जो संस्कृति सभ्यता है हमें उसे ही मानना चाहिए और सादा जीवन यहाँ पर व्यतीत करना चाहिए, ज्यादा हमें दिखावे वाला जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। क्लियर है? उनका कहना था कि साधारण जीवन, आत्मनिर्भरता और स्वदेशी वस्त्रों जैसे खादी को अपनाना ज्यादा मूल्यवान है। वे प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान और सतत जीवन की ओर प्रेरित करते थे, जिससे समाज में संतुलन और समानता बनी रहे और उनके अनुसार उपभोग की सीमितता और आध्यात्मिक संतोष ही सही जीवन के आदर्श है। तो इस प्रकार से गांधी जी जो है वो उपभोक्तावाद की संस्कृति के प्रति अपने विचार रखते थे। क्लियर है बच्चों? अब हम लोग आ गए हैं काव्य खंड के अंदर, कविता खंड के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर कबीर की साखियां एवं शब्द, यहां से हमसे पहले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उनको देख लेते हैं एक एक करके। देखिए जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस है बच्चों, ठीक है, इसलिए चैप्टर वाइज बता रहा हूं ताकि आप ध्यान से याद करते चलिए। और हर चैप्टर से, हर कविता से एक एक दो दो क्वेश्चन ही बता रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल भी इनको हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। और 40 बच्चे वॉचिंग पर है, लाइक की संख्या हो चुकी है 74, तो लाइक की संख्या बढ़ाइए बच्चों यहाँ पर और इसको करिए एटलीस्ट 100 लाइक्स, जो हमारा लाइक का पहला टारगेट है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है इसके आधार पर कि मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। तो मानसरोवर से कवि का आशय है आध्यात्मिक शांति और दिव्य ज्ञान से है। कबीर की साखियों और शब्दों में मानसरोवर को अकथ, निराकार और जो सो कि यहाँ पर ब्रह्म का प्रतीक माना गया है और जो मानव जीवन की सबसे ऊंची और शुद्ध अवस्था को दर्शाता है, ठीक है। कौन सा? मानसरोवर की बात हो रही है और यह मानसरोवर एक आध्यात्मिक तालाब के रूप में चित्रित है। ये जो मानसरोवर है बच्चों आपका, ये एक आध्यात्मिक तालाब के रूप में यहाँ पर चित्रित किया गया है, जहां हर व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों और ध्यान और भगवान की उपासना के द्वारा पहुंच सकता है। कबीर जी का यह संदेश है कि अगर हम अपने भीतर की शुद्धि और आध्यात्मिक ताजगी को समझे तो हर मानसरोवर की शांति को प्राप्त कर सकते हैं। कवि का आशय है कि इस संसारिक और भौतिक जीवन से ऊपर उठकर मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतोष की प्राप्ति का मार्ग सच्चे ध्यान और ईश्वर की भक्ति के माध्यम से ही संभव है, ठीक है। तो ये जो संसार में ये हो रहा है कि भौतिक चीजों को ले लीजिए, ये खरीद लीजिए, वो खरीद लीजिए, हमें इससे ऊपर उठना चाहिए और मानसिक शांति पर ध्यान देना चाहिए, आध्यात्मिक संतोष पर ध्यान देना चाहिए। यही ईश्वर की सच्ची भक्ति का माध्यम है और इसी से ही ईश्वर की सच्ची भक्ति हम लोग कर सकते हैं। तो पाठ 1 है इस जल प्रलय में। इसके आधार पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरीके से की तैयारी करने लगे। तो इस जल प्रलय पाठ में बाढ़ की खबर सुनकर लोग बहुत घबराए हुए थे और जो है सो कि अपनी सुरक्षा के लिए तुरंत जो है तैयारियां करने लगे थे कि भैया बाढ़ आने वाला है, भागो भागो, इस तरह से है ना, तैयारी वगैरह करने लग गए कि कैसे वो यहाँ पर बच सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। और आगे देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है बच्चों, हमें यहाँ पर हमें बताया गया है कि लोगों ने अपने घरों को सुरक्षित करने की कोशिश की, जैसे कि घरों की छतों पर यहाँ पर सामान रखना और उनके आसपास की जगह को ऊंचा करना ताकि अगर बाढ़ आए तो वो लोग ऊपर जाकर के बच सके। उन्होंने कीमती सामान और अनाज को पानी से बचाने के लिए ऊंचे स्थानों पर रख दिया कि भैया जब बाढ़ आएगा तो जो कीमती सामान है वो बच सके और अनाज वगैरह बच सके ताकि लॉन्ग टाइम तक हम लोग यहाँ पर सर्वाइव कर सके। कुछ लोग अपने मवेशियों और अन्य पालतू जानवरों को भी सुरक्षित स्थानों पर ले गए। इसके अलावा लोग साथ मिलकर राहत कार्य करने की योजना बनाने लगे कि किस तरह से हम यहाँ पर जब बाढ़ वगैरह आएगा तो राहत कार्य वगैरह मिल करके करेंगे, ठीक है, और ताकि बाढ़ के दौरान एक दूसरे की मदद की जा सके और राहत सामग्री इकट्ठा की जा सके, जो रिलीफ मटेरियल होता है वो यहाँ पर इकट्ठा किया जा सके। इस प्रकार बाढ़ की खबर सुनकर लोग अपनी सुरक्षा और आपातकालीन स्थिति के लिए सभी आवश्यक तैयारियां करने लगे थे। क्लियर है बच्चों? आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखिएगा। ऑलमोस्ट 80 लाइक्स हो चुके हैं हमारे और 100 लाइक्स के बहुत ज्यादा करीब है, तो 100 लाइक्स कम से कम कंप्लीट करवाइए लाइव एंड होने से पहले और उसके बाद यहाँ पर 1000 लाइक्स का हमारा टारगेट रहने वाला है। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है
वो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछ रहा है इस चैप्टर से कि मृत्यु की तरह जो मृत्यु की तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों। तो देखिए इस जल प्रलय पाठ में मृत्यु की तरल दूत बाढ़ के पानी को कहा गया है। ठीक है, बाढ़ का पानी जब अचानक आता है ना तो यह जीवन के लिए खतरनाक साबित होता है। ठीक है, और भारी तबाही मचाता है। इसे तरल दूत इसलिए कहा गया क्योंकि यह जीवों और संपत्ति को नष्ट करने वाला होता है और तरल पदार्थ होता है। पानी तरल पदार्थ है। जैसा एक दूत जो होता है किसी संदेश को लाता है, वैसे ही बाढ़ का पानी मृत्यु और विनाश का संदेश लेकर के आता है। तो ये देखिए मैं आ गया हूँ मृत्यु और विनाश लेकर के। यह तरल पदार्थ पूरे क्षेत्र में फैल जाता है और मृत्यु का कारण बनता है, जिससे इंसान, जानवर और फसलें भी सभी प्रभावित होते हैं। इसलिए बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा जाता है। तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है बच्चों। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। क्लियर है। 80 लाइक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और 32 बच्चे वॉचिंग पर है। लाइक की संख्या बढ़ाइए। हमें यहाँ पर 100 लाइक्स कम से कम कंप्लीट करना है और ओवरऑल 1000 लाइक्स का हमारा टारगेट है बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या है कि खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। ये खरीद बिक्री तो सब कुछ बंद हो गई थी, लेकिन अचानक से ये देखने को मिला कि जो पान की बिक्री थी वो बढ़ गई। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इस जल प्रलय पाठ में खरीद बिक्री बंद हो जाने के बाद पान की बिक्री बढ़ने का कारण ये था कि बाढ़ के बाद लोग अपनी सामान्य जिंदगी में लौटने की कोशिश कर रहे थे। बाढ़ की त्रासदी के बाद लोग तनाव और मानसिक दबाव से मुक्त होने के लिए कुछ हल्के फुल्के आनंद की यहाँ पर तलाश में थे, जैसे कि पान का सेवन करना, है कि नहीं। बाढ़ के बाद लोगों का ध्यान व्यस्तता और सामान्य दिनचर्या की ओर बढ़ने लगा और उन्होंने आराम करने और मानसिक शांति पाने के लिए पान की दुकान का रुख किया कि भैया आप यहाँ पर रिलैक्स करना चाहिए, है ना। इस तरह से इस प्रकार सामान्य हालात में वापस लौटने के लिए पान की बिक्री में अचानक से हमें वृद्धि देखने को मिली बच्चों। क्लियर है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो, और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया ये पार्ट 1 का वीडियो है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो पर 200 से ज़्यादा, कितना, 200 से ज़्यादा कमेंट करते हैं पार्ट 2 के लिए, ठीक है, अगर आपकी हाई डिमांड आती है पार्ट 2 को लेकर के, तो डेफिनेटली मैं आपके लिए पार्ट 2 का वीडियो बनाऊंगा। कंटेंट मेरे पास रेडी है, सारे पीडीएफ वगैरह रेडी है, बस आप डिमांड कीजिए। ठीक है, और लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस बनाने के लिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।